अ, हमारी जर्नी, मेरे परिवार की जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई 1998 में। तो 1998 में उस वक्त तो हमें लगा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खैर, प्रॉब्लम बड़ा था, लेकिन वही था कि उसी वो जरिया बना हमारा कि हम जिससे गुरुजी के पास आए। मेरे भाई को तब कैंसर हुआ था, और कैंसर बहुत ही मैलिग्नेंट था, बहुत तेजी से फैलने वाला था। और जब तक हमें पता चला तक ऑलरेडी काफी फैल चुका था। तो कंडीशन बहुत ही ब्लीक थी। हमने जहां कहीं भी दिखाया, टाटा मेमोरियल भी दिखाया, उसकी बायोप्सी हुई, और टिश्यू सैंपल हमने यूएस भी भेजा था। सबने बोला कि कोई कोई चांस नहीं है, आप इनको नहीं बचा पाओगे। तो बेटर होगा आप इनको जाने दें, जस्ट लेट हिम गो पीसफुली। जितने दिन इनके हैं ये आराम से काट ले, वो बेटर होगा। आप इनके दर्द बढ़ाएंगे, आप ट्रीटमेंट दोगे तो पर अब मेरा ब्रदर उस वक्त 23-24 साल का था, तो इतनी यंग एज में गिव अप कर देना बहुत मुश्किल था। तो अब ये देखो गुरुजी कैसे कनेक्शन बनाते हैं। मेरी मम्मी सीजीएचएस डिस्पेंसरी में काम करती थी। तो उसी दौरान डॉक्टर रूबी भाटिया हैं, उनकी वहां पे ट्रांसफर हुई। वो ट्रांसफरेबल जॉब होती थी, गवर्नमेंट की जॉब थी। तो उनकी वहां पे 4 महीने के लिए वहां पे ट्रांसफर हुई। उन्होंने देखा मेरी मम्मी को कि भाई वो रोती रहती हैं, तो उनसे बात की, भाई क्या बात है। तो मम्मी ने बताया ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बताया कि एक ऐसे गुरुजी हैं, इधर एम्पायर स्ट्रीट, इधर मेहरौली बदरपुर, इधर यहाँ पे रहते वो बैठते हैं। तो आप देखो, अगर आप उनके पास जाना चाहो तो डॉक्टर रूबी खुद बहुत ज्यादा गुरुजी को नहीं मानती थी। उनके जो भतीजे थे, तूर अंकल के बेटे, उनको गुरुजी ने ठीक किया था। वो जन्म से डम्ब एंड डेफ था, और गुरुजी ने उसको ठीक किया था। तो आंटी, ये डॉक्टर रूबी खुद तो नहीं मानती थी, पर उन्होंने देखा था अपने परिवार में गुरुजी की ब्लेसिंग्स, तो उन्होंने हमें बता दिया। उस टाइम पे ये होता था कि आपको गुरुजी से परमिशन लेनी पड़ती थी जाने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत लिमिटेड संगत होती थी। मेरे ख्याल 30, 35, 40 इतनी संगत आती थी मैक्सिमम। तो हमने पूछवाया, फोन वगैरह किया, तो गुरुजी से पूछा कि ऐसे एक जेठा अंकल आंटी हैं, आना चाहते हैं। तो गुरुजी की कृपा हुई, गुरुजी ने बोला हाँ आने दो उनको। तो दैट इज हाउ हमारी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने हमें परमिशन दी, और हम गुरुजी की चरण शरण में आए। मैं तो तब नहीं आया था, पहली बार मेरे मम्मी पापा गए, फिर उसके बाद मेरा भाई ने भी जाना शुरू किया। तो जब मेरा भाई गया गुरुजी के पास, तो पहली बार में गुरुजी ने उसके पीठ पे थपकी दी थी, और बोला कि कल्याण कर देता। तो तब तो हमने किसी ने भी इसको इतना सीरियसली लिया नहीं कि भाई अब महापुरुष हैं, स्वामी हैं, तो वो ऐसे आशीर्वाद तो देते ही हैं, तो इन्होंने भी दे दिया, कल्याण कर देता, चलो ठीक है। पर हमें नहीं पता था कि वो गुरुजी के बोले हुए 3 शब्द वो कैसे हमारी लाइफ बदल देंगे, कैसे सब कुछ बदल जाएगा हमारी लाइफ का। वहां से जो हमारी लाइफ ने पलटी खाई है, कंप्लीट टर्न अराउंड, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सब कुछ बदल दिया गुरुजी ने। मेरे भाई की कैंसर धीरे धीरे करके ठीक हो गई। लंगर प्रसाद वो जरूर खाता था, चाहे उससे खाया नहीं जाता था। पूरे दिन में वो सिर्फ आधी रोटी खा पाता था, बिकॉज ऑफ कीमो एंड ऑल, तो उसकी बहुत तबीयत खराब रहती थी। पर वो जितना भी खा पाता था, वो वहीं पे बैठ के खाता था। और उस टाइम पे गुरुजी के प्रसाद में जो एम्पायर स्टेट में होता था, इतनी मिर्ची होती थी, इतनी, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कितनी मिर्ची गुरुजी डलवाते थे। तो मिर्चियों के लिए वो गुरुजी बोलते थे कि ये मेरा स्पेशल ब्लेसिंग्स है। वो खूब डालते थे उसके अंदर, जैसे उनका हुक्म होता था प्रसाद के अंदर। बहुत उसको स्पाइसी बनाते थे, और जैसे भी उसको करके खाते थे। सो वो जाते रहे, ब्लेसिंग्स मिलती रही। मैं भी उनके पास आया, मैं कॉलेज में था उस टाइम पे। तो मैं जब आया 98 99 में, जब मैं आया तो मैं भी गुरुजी के पास आया, दर्शन किए मैंने गुरुजी के। पर मेरे को क्लिक नहीं हुआ, तो मैं नहीं जुड़ पाया गुरुजी के साथ। मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, इनमें पावर्स तो हैं, भाई मेरे भाई को ठीक किया है, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं किस लिए जाऊं गुरुजी के पास। तो मेरा डिस्कनेक्शन हो गया उनके साथ। नहीं होगा शायद, मेरा तब मेरी किस्मत में उस वक्त नहीं होगा, टाइम नहीं आया होगा। देन 2004 में मेरे फादर को एक साइलेंट हार्ट अटैक आया, और फिर एम्स के आईसीसीयू में उनको एक मैसिव हार्ट अटैक आया, एंड ही पास्ट अवे। उनका पल्स जीरो हो गया, हार्ट बीट जीरो हो गई, हार्ट बिल्कुल बंद हो गया था, बीपी जीरो, एंड द डॉक्टर सेड ही इज नो मोर। पर गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी की शरण में थे वो, उनकी प्रोटेक्शन में थे, तो कैसे कुछ हो सकता है। गुरु जी की मर्जी के बिना यमदूत भी हाथ नहीं लगा सकते।
गुरु जी की किसी भी संगत को। सो वहां से वो रिवाइव हुए। उसके बाद वो 3 हफ्ते आईसीसीयू में भी रहे, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई, इंटरनल ब्लीडिंग्स हुई, बहुत कुछ हुआ, वो शॉर्ट में ही मैं बताऊंगा। पर गुरु जी की प्रोटेक्शन साथ में थी, गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग साथ में थी। ही सर्वाइव्ड। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जब वो आईसीसीयू में थे, तो एट दैट टाइम मैं घर में, मतलब मैं घर और हॉस्पिटल के बीच में शटल करता रहता था। और तो मैं घर में गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठा एक दिन। एंड मैंने गुरु जी से बोला, मैंने कहा देखो गुरु जी, मैं तो आपको खैर नहीं मानता, पर मेरे पेरेंट्स तो मानते ही हैं आपको, है ना। और पापा इतने बीमार हैं, तो अगर अपने पापा को ठीक कर दिया तो मैं आपका शुक्राना करने आऊंगा। तो ये ऐसे मैंने घर में गुरु जी के स्वरूप के आगे ऐसे बात की मैंने। एंड दैट्स इट। एंड एज लक वुड हैव इट, गुरु जी ने पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया। एंड जब वो ठीक होके घर आए तो फिर देन आई वाज लाइक कि चलो भाई, अब जाना बनता है गुरुजी के पास। जब मैंने मन्नत मांगी है ऐसे, तो अब मेरे को एक बार शुक्राना करना, तो जाना बनता है गुरुजी के पास। सो हाँ, मैं बहुत, आई वाज वेरी रिलक्टेंट, क्योंकि मैंने कहा गुरुजी के पास जाऊंगा, गुरुजी कहेंगे अच्छा आ गए। और मेरी मतलब ड्यूरिंग दीज 5 इयर्स जो मैं नहीं गया गुरुजी के पास, मतलब मेरी माँ हर कोशिश कर लेती थी कि मैं चल पड़ूं, मतलब कि अच्छा चल ले बेटा, चल तू माथा मत टेकना, अच्छा तू हाथ मत जोड़ना, तू बस चल के ऐसे ही पीछे जाके बैठ जाना, कुछ मत करना, तू लंगर मत करना, जो मर्जी बस तू चल। तो बहुत मतलब कुछ ना कुछ पूरी जोर लगा देती थी कि किसी तरह मैं चलूं उनके साथ। पर गुरु जी का जब बुलावा नहीं है तो क्या करोगे आप। तो मैं उनको भी डांट देता था, चुप करा देता था कि भाई प्लीज भाई, मेरे को नहीं बोलो ये सब चीजें। आपको अगर जाना है तो ठीक है, मेरे को मत बोलो, आई डोंट वांट टू गो। अब जब ये हुआ, जब पापा ठीक हुए, तो देन आई वेंट। और जब मैं गया, तो आज भी मुझे वो अच्छे से याद है, गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे थे। जो लोग गए होंगे एम्पायर स्टेट, उन्होंने देखा है कि पहले गुरुजी किचन के साथ एक साइड बोर्ड होता था, गुरुजी वहां पे बैठते थे। तो गुरुजी वहां बैठे हुए थे पलथी मार के, और ऐसे गुरुजी ने मेरी साइड की तरफ मेरे को देखा, और बहुत खुश हुए थे। बहुत खुश हुए थे, उनको बहुत प्यारी स्माइल दी गुरुजी ने। मतलब ही मेड मी कंफर्टेबल। मेरे को जो लगता है, उन्होंने मेरे को बहुत कंफर्टेबल फील कराया, बहुत प्यार से मेरे को वेलकम किया। बोले कुछ नहीं है सच मेरे को, यहाँ कुछ वो नहीं, बट मेरे को अच्छा लगा। और फिर मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी जगह है, तो आना चाहिए यहाँ तो तब से मेरी जर्नी फिर गुरुजी के साथ शुरू हुई। तो आना तो मेरे को एक बार था, पर फिर मैंने गुरुजी के पास आना स्टार्ट कर दिया, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सो बस उसके बाद तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स एक के बाद एक के बाद एक देते ही गए गुरुजी ब्लेसिंग्स। थोड़ा मैं आपको एम्पायर स्टेट के बारे में बताता हूँ। एम्पायर स्टेट में एक तो बहुत ही सिंपल होता था। एवरीथिंग वॉज वेरी सिंपल, दरबार बहुत सिंपल होता था। इनिशियली जैसे ये होता था कि आप फ्लावर्स या बुके या माला कुछ आप लाना चाहो तो आप ला सकते हो, तो वो गुरु जी के चरणों में डाल देते थे। फिर धीरे धीरे गुरु जी के चरणों में बिल्कुल वो एक पहाड़ बनने लग गया फ्लावर्स का। जब पहाड़ बनने लग गया, तो फिर एक दिन गुरु जी ने मना कर दिया कि कोई फ्लावर्स नहीं लाएगा। तो उसके बाद से फ्लावर्स भी बैन हो गए थे, कोई फ्लावर्स नहीं लाते थे। प्रसाद वगैरह कुछ है, अगर कुछ आपका कोई स्पेशल ओकेजन है या कोई ब्लेसिंग्स आपको मिली है, तो आप प्रसाद ला सकते हो। वो भी प्रसाद कोई गुरु जी के आगे नहीं रखते थे, वो पीछे के दरवाजे से सीधा किचन में जाता था, और वहीं से फिर जैसे फिर सेवादारों को उसको वर्ताना होता था वो वर्ता देते थे। कोई ऐसे नहीं होता था कि आगे लाके गुरु जी के आगे रखा कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं होता था। लंगर गुरु जी सबसे पहले जो मेड्स या ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आते थे, सबसे पहले गुरुजी उनको लंगर भिजवाते थे, प्रसाद भिजवाते थे। शब्द चल रहे होते थे उसी टाइम पे उनके चले जाते थे, शब्द के बीच में ही उनको मिल जाता था। उसके बाद जो संगत बैठी होती थी उनको प्रसाद मिलता था। उसके बाद जो सेवादार होते थे उनको प्रसाद मिलता था। फिर गुरुजी पूछते थे सबने कर लिया लंगर? जब सेवादार बताते थे हाँ जी गुरुजी सबने कर लिया, नो एक्सेप्शंस, एक को भी, अगर एक का भी अगर प्रसाद बाकी है तो तब भी गुरुजी वेट करते थे। जब सब कर लेते थे लंगर, लास्ट में गुरुजी लंगर करते थे, इफ एट ऑल। करते भी नहीं थे, कभी करते भी थे, 10:30 11 बजे बहुत लेट करते थे गुरुजी लंगर, अगर किया तो। बहुत दिन तो उनकी फास्टिंग ही चलती थी, कभी कभार करते थे, तो तब भी सबसे एंड में सबको करा के, जैसे एक घर के जो बड़े होते हैं, घर के पिता होते हैं, हेड होते हैं, वो
ही मेक्स श्योर कि सबको पहले मिल गया, एवरीबडी इज टेकन केयर ऑफ, लास्ट में वो खुद खाते हैं। उसी तरह गुरुजी भी थे, और वही है, सही है, क्योंकि हम सब सब गुरुजी के बच्चे ही हैं, गुरुजी हमारे परम पिता हैं। और उसी तरह गुरुजी सारी संगत को ट्रीट भी करते थे। गुरुजी जब आते थे हॉल के अंदर, जब कमरे से तैयार होके आते थे, पहले गुरुजी अपना पैंट शर्ट में, शॉर्ट्स में भी कई बार बैठते थे, नहीं तो पैंट शर्ट में बैठे होते थे, सिंपल बिल्कुल नॉर्मल कपड़े। फिर उसके बाद गुरुजी अपने रूम में जाते थे, फिर रूम में से निकल के आते थे, फिर अपना जो आपने स्वरूप में देखा होगा वो चोला जो भी है वो पहन के गुरुजी आते थे। जब गुरुजी आते थे हॉल के अंदर, तो हाथ जोड़ के संगत को नमस्कार करते थे। गुरुजी कहते थे संगत मेरे से ऊपर है। गुरुजी अपनी संगत को अपने से भी ऊपर मानते थे, इतना सत्कार करते थे। तो सोचो, जिसको गुरुजी जिनको सत्कार देते हैं, तो हमें उन्हें कितना कितना सत्कार देना चाहिए। उसके बाद आके गुरुजी फिर बैठते थे अपनी गद्दी पे, फिर शब्द स्टार्ट हो जाते थे, उसके बाद शब्द चलते थे। शब्द के बाद लंगर स्टार्ट होता था, और लंगर के साथ साथ भजन आपके चल जाते थे। इन बिटवीन कोई अगर नई संगत आई है, किसी के मन में कोई डाउट्स हैं, तो गुरुजी किसी को बोलते थे, किसी आंटी किसी अंकल को बोलते थे, भाई एनु अपना सत्संग सुना। तो वो तीन चार लोग साइड में कहीं बैठ के, बाकी लंगर चल रहा है हॉल के अंदर ही, वो लोग साइड में कहीं बैठ जाते थे और सत्संग सुनते थे, कान लगा के बिल्कुल, क्योंकि भजन भी चल रहे होते थे। तो बिल्कुल ही कान लगा के, तीन चार पांच जो संगत उधर आसपास बैठी है जो सुन पा रही है, बस वो सुनते थे, बाकियों को नहीं सुनाते थे। वो भी 5-10 मिनट के लिए, और वो भी अगर किसी के मन में इतने कोई डाउट्स हैं। ऐसा नहीं कि हर संगत पहली बार आई है तो उनको सत्संग सुनाना ही है। बाकी एज ए रूल कोई सत्संग नहीं होते थे, सिर्फ शब्द होते थे। शब्द के साथ चाय प्रसाद होती थी, और लंगर होता था, लंगर के साथ भजन चलते थे। उसके बाद आज्ञा हो जाती थी। एक ओंकार और ये वेलकम बैंड, आरती, इवन मंत्र जाप फॉर दैट मैटर, ये सब बाद में ऐड हुआ है। ये सब संगत ने ऐड किया है, सत्संग में ये सब नहीं होता था। सत्संग जब गुड़गांव में स्टार्ट हुए, तो गुरुजी ने खुद बोला था 2 घंटे, 2 घंटे स्टार्ट टू एंड, 2 घंटे के अंदर स्टार्टिंग से लेकर आज्ञा तक खत्म करो उसको सारा कुछ। उसके अंदर 1.5 घंटा शब्द चलते थे, और बाकी आधे घंटे में सत्संग चलता था, और सत्संग के साथ साथ ही लंगर हो जाता था। 2 घंटे पूरे होते ही सारी संगत आज्ञा लेके निकल जाती थी, गुरु जी का आदेश था। सो बहुत ही, दरबार मैंने आपको बताया बहुत सिंपल होता था। मिनिमल डेकोरेशन होती थी, जो बड़े मंदिर में भी डेकोरेशन होती थी फंक्शंस पे, बिल्कुल मिनिमल करवाते थे गुरुजी। बहुत ही सिंपल, बहुत एलिगेंट और सिंपल। अब तो खैर आप देखो तो एक बहुत अलग चीज देखने को मिलती है। गुरुजी का स्वरूप ही कितने, सत्संग में जाओ तो इवन गुरुजी का स्वरूप ही ढूंढना पड़ता है, इतनी ज्यादा उसके आसपास फ्लावर डेकोरेशन हो जाती है। तो गुरुजी को ये सब नहीं चाहिए था, बिकॉज गुरुजी ऑलवेज वांटेड कि संगत जब आए तो उनका फोकस गुरुजी पे होना चाहिए, ना कि डेकोरेशन पे, या कोई परफॉर्मर आया है, या कोई लाइव रागी आया है। लाइव रागी भी गुरुजी कभी नहीं करवाते थे। एक आंटी ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी इस बार अपा लाइव रागी को बुलाएं, किसी को शब्द जो है वो लाइव प्ले कराते हैं। गुरुजी ने मना कर दिया। गुरुजी ने बोला नहीं, अगर लाइव रागी शब्द गाएगा तो संगत मेरे को देखने के बजाय उस रागी के ऊपर उनका ध्यान जाएगा, इसलिए लाइव नहीं। इसलिए शब्द हमेशा रिकॉर्डेड ही चलते थे। शब्द के बाद में जब लंगर चल रहा है, या उसके बाद परफॉर्म अगर किसी ने करना है, कोई डांस करना है, वो बाद में, वो सब ठीक है, लेकिन शब्द के टाइम में नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ रिकॉर्डेड शब्द, और सारा ध्यान सारा फोकस गुरु जी के ऊपर। ये होता था उस टाइम का फॉर्मेट। और पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। गुरु जी का हुक्म था अपने फोन्स गाड़ी में छोड़ के आओ। अगर आप गाड़ी में नहीं छोड़ सकते, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए हो, या वॉट एवर रीजन आपको रखना है अपने पास, तो स्विच ऑफ करके रखो। गुरुजी ने बहुत क्लियर बोला था, या तो फोन की वाइब्रेशन ले लो या मेरी वाइब्रेशन ले लो। तो मुझे लगता है कि हम बीच में रहे, ना इधर के ना उधर के, क्या फायदा कि हम ना गुरुजी का वाइब्रेशंस ले पाए, और ना हम अपने काम कर पाए, क्योंकि हम सत्संग में बैठे हैं तो हम अपने घर के काम भी नहीं कर पा रहे, और हम फोन ऑन रख रहे हैं, फोन चेक कर रहे हैं बीच बीच में, तो हम गुरु जी की वाइब्रेशंस भी नहीं ले पा रहे, तो फिर क्या फायदा। जब आए हो तो अपने सारे काम निपटा के आओ, और अपने फोन को बंद करके रखो। स्विच ऑफ नहीं कर सकते, कम से कम एयरप्लेन मोड में डालो, वाइब्रेट पे भी नहीं रखना, एयरप्लेन मोड में उसको डाल के रखो। सो ये गुरु जी के हुक्म थे। मुझे लगता है जितना हम गुरु जी के हुक्म मानेंगे, उनके हुक्म में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी ब्लेसिंग्स तो अपने आप बरसती हैं। गुरु जी बोलते हैं मेरी ब्लेसिंग्स तो तुर रही होती हैं, कोई लेने वाला नहीं होता। और हम ले क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम
अपनी मत लगा के रखते हैं। गुरुजी हमें सिंपल तरीका बताते हैं, हम लेकिन उसमें अपने तरीके से उसको करना चाहते हैं, हम गुरुजी के बताए तरीके पे चलना ही नहीं चाहते। ठीक है, अब मैं अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो एक बार का मैं बताता हूँ। एक बार मैं बैठा हुआ था और मैं ऐसे देख रहा था गुरुजी को, देख रहा था कि गुरुजी बैठे हैं साइड बोर्ड पे और सेवादार वो सिंगला अंकल उनके साथ खड़े हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। हम तो दूरी पे बैठे थे, तो दूर से तो सुनाई तो दे नहीं रहा था, सिर्फ दिखाई दे रहा था कि गुरुजी हंस रहे हैं, वो सेवादार भी हंस रहे हैं। और बड़ी जेलसी हो रही थी कि यार क्या किस्मत पाई है इन्होंने, गुरुजी के इतने नजदीक खड़े हैं, उनसे बातें भी कर पा रहे हैं, हंसी मजाक भी हो रहा है। हम तो कुछ नहीं, हम तो दूर से देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद जैसे जैसे संगत बढ़ी तो हमें बोला ऊपर जाके बैठो, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठ गया एम्पायर स्टेट में। फिर चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद मिला। तो मेरे को बहुत अपने मन में था कि मेरे को गुरु जी की सेवा मिले, पर मेरे को ये भी पता था कि मैं गुरु जी की सेवा डिजर्व नहीं करता, तो मेरे को मिल नहीं सकती। तो ये बड़ी कश्मकश मेरे अंदर चलती रहती थी, हर बार मेरे को यही दिमाग में चलता रहता था। तो जब चाय प्रसाद मेरे को मिली, तो तब मैंने वो चाय प्रसाद का ग्लास मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया, बहुत टाइटली। मेरा हाथ वो जलने लग गया क्योंकि चाय पे शायद गर्म थी, मेरा हाथ जल रहा था। और मैं मन में गुरुजी से बात कर रहा था, मैंने कहा गुरुजी मुझे बताओ मेरा क्या होगा, मेरा तो बिल्कुल ही होपलेस केस है, मेरा क्या होगा, मेरे को तो कभी सेवा भी नहीं मिल सकती आपकी, क्योंकि मैं डिजर्व ही नहीं करता। तो मेरा क्या होगा, ऐसे करके मैं मन में बात कर रहा था। बहुत टर्मोइल में था मैं, और मैंने चाय प्रसाद का ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ था, मेरा हाथ जले जा रहा था और मैं गुरुजी से बात कर रहा था। कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद वो चाय प्रसाद मैंने पी ली। उसके बाद लंगर भी हो गया। फिर लंगर के बाद जब आज्ञा का टाइम आया, तो नॉर्मली जैसे आपने देखा होगा कि सब लाइन से एक एक करके आज्ञा लेते हैं। तो उसके बाद गुरुजी उस दिन खड़े हो गए अपनी गद्दी से, और अनाउंसमेंट हो गई कि गुरुजी बस रूम में जा रहे हैं, सारी संगत आज्ञा ले ले। तो वो गुरुजी खड़े थे, मैंने उनके आगे माथा टेका, आज्ञा ली जब मेरे को मौका मिला। गुरुजी का हुक्म था कि जब तक वो परमिशन ना दे उनको टच नहीं करना। तो मैंने उनको टच नहीं किया, मैंने उनके चरणों के बीच में कारपेट पे हाथ रख के माथा टेका। गुरुजी ने अपना एक चरण जुत्ती में से निकाला और मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। तो मतलब मेरा माथा अभी जमीन पे लगा ही हुआ था, मेरा तो सर चकरा गया, भाई ये क्या हो गया एकदम से। मतलब आई डोंट नो कितने सेकंड्स या कितनी देर गुरुजी ने ऐसे करके रखा, पर मेरा एकदम, मुझे आई हैव नो आइडिया, बट थोड़ी देर उन्होंने ऐसे रखा और फिर उन्होंने अपना चरण वापस जुत्ती में डाला, एंड ही वॉकड अवे, अपने रूम में चले गए। ना मैंने अपने दिल की बात उनसे कही, ना गुरुजी ने मेरे को कोई वर्बली जवाब दिया, पर उन्होंने मेरे को जवाब दे दिया, जो उन्होंने जेस्चर दिया उससे उन्होंने मेरे को जवाब दे दिया दैट आई एम देयर, यू डोंट वरी, तुम्हारे बस की ना कभी कोई थी ना है, जो करना है मुझे करना है, आई विल डू, यू सरेंडर, जो मैं बोलता हूँ बस तुम वो करो, सब कुछ मुझे करना है, मैं ही करूंगा। तो मेरे को यही समझ में आया कि दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल मी, कि मेरे को करना है, मैं कर दूंगा, यू डोंट वरी, हो जाएगा सब टाइम से। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स सब कुछ हुआ। उसके कुछ टाइम बाद एक दिन मैं बैठा हुआ था ऐसे ही, अगेन वही, फिर गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, फिर मैं थोड़ी डिस्टेंस पे बैठा हुआ था, फिर गुरुजी एक सेवादार के साथ कुछ बात कर रहे थे। फिर मन में चल रहा है, अरे सेवा सेवा सेवा, बस यही चलता रहता सारा वक्त मन में, सेवा दो सेवा दो सेवा दो, मन में चलता रहता था। उनसे बात करने की तो हिम्मत ही नहीं होती थी। तो उसी वक्त गुरुजी ने ऐसे, बस मैं मन में बोल रहा हूँ, पर गुरुजी मेरी सेवा लगाओ ना, गुरुजी कब लगाओगे मेरी सेवा। उसी वक्त गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, फिर सेवादार की तरफ देखा, उनको इशारे से बुलाया, ऐसे उंगली करके उनको बुलाया। वो सेवादार आए तो उनके कान में कुछ बोला, सेवादार ने मेरी तरफ देखा और फिर मेरे को इशारे से बाहर लेके गए, और मेरे को बोला भाई पार्किंग में सेवा करनी है, तो आप कौन से दिन आओगे। और ऐसे करके मतलब मन में मैंने सोचा कि गुरुजी मेरी सेवा लगाओ, उसी वक्त गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और मेरी सेवा लगा दी। तो जितनी मर्जी संगत बैठी हो या घर में कोई हो गुरुजी को याद कर रहा हो, गुरुजी इज ट्यून्ड इन टू एवरी संगत, किसके मन में क्या चल रहा है गुरुजी को सब पता होता है। ऑल टाइम रियल टाइम में उनको सब पता होता है, क्या हमारे मन में क्या चल रहा है और हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें कब किस चीज की जरूरत होगी, सब कुछ उनको पता होता है। और उनको पता है क्या देना है हमें, क्या वो अभी दे सकते हैं, क्या चीज वेट कर सकती है, क्योंकि हमारे भी कर्म देखते हैं गुरुजी। गुरुजी हम तो सोचते हैं बस ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, गुरुजी ने हमें एक हमारे कर्म भी कटवाने हैं।
क्योंकि हमें मोक्ष की तरफ सारी संगत को उनको उस तरफ लेके जाना है। तो उसके लिए हमारे कष्ट जब कर्म खत्म होंगे तभी हम जा पाएंगे। तो गुरु जी का वो टारगेट होता है, हमारा अलग टारगेट है, गुरु जी का अलग टारगेट है। तो गुरु जी अपने ही प्लान के हिसाब से चलते हैं। गुरु जी कहते हैं पहले मैं लाइफ ब्लेस करता हूँ, फिर मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ, उसके बाद में बाकी पैसा प्रमोशन ये सारी चीजें बाकी सब मैं उसके बाद करता हूँ। अब बताओ, अगर हम हेल्थ मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, लाइफ ही नहीं लिखी, उस इंसान की लाइफ ही खत्म है, उसने मरना है कुछ दिनों में, तो क्या करेगा वो प्रमोशन लेके? तो गुरुजी सबसे पहले लाइफ प्लेस करते हैं, फिर हेल्थ देखते हैं, क्योंकि हमें तो दीवार तक दिख रहा है, मुश्किल से दीवार तक दिख रहा है कि क्या आने वाला है। गुरुजी तो बहुत दूर तक देखते हैं, उनको पता है हमें कब किस चीज की जरूरत है, कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। हमारी भी जो कमाइयां होती हैं, जितनी हम कमाइयां करते हैं उसी हिसाब से हमें मिलता है। तो वो गुरुजी बचा के रखते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो उस वक्त गुरुजी हमारी मदद कर पाए, उस वक्त गुरुजी हमें उस मुसीबत से निकाल पाए। अगर और हम अपनी कमाइयां मांग मांग के सब जाया कर देते हैं, हम बस मांगते रहते गुरु जी ये दे दो ये दे दो। गुरु जी को सब पता है किस संगत को क्या देना है, उनको सब पता है, वो खुद ही देंगे। हमें मांगने की जरूरत नहीं है। गुरु जी कहते हैं मांग मांग के तुम अपना काम खराब करते हो और काम खराब करते हो। गुरु की बेअदबी है कि भाई गुरु जी को पता ही नहीं है हमें क्या चाहिए, तभी तो हमें उनको बताना पड़ रहा है। हमें कोई जरूरत नहीं बताने की, उनको बार बार मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो जब सही वक्त होगा गुरु जी खुद हमें देंगे। चलिए मैं अपनी जर्नी अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। फिर उसके कुछ ऐसे, अब बहुत गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा टाइम निकल रहा था। फिर एक बार गुरुजी ने पूछा पापा से, मेरे बारे में भी जब बात करते थे गुरुजी, तो मेरे से, चाहे मैं खड़ा भी हूं उधर, मेरे से नहीं बात करते थे, बात हमेशा मेरे पापा से करते थे। तो पूछा भाई मुंडा क्या करता है, तो पापा ने बोला बिजनेस करता है। गुरुजी ने बोला भाई नहीं, बिजनेस बंद करे, नौकरी करे। या ठीक है गुरुजी। सो उसी दिन से मैंने अपना बिजनेस जो है रैप अप करके मैंने नौकरी ढूंढना स्टार्ट किया। तो एक दो साल मैंने ढूंढा, सॉरी आई एम सॉरी, एक दो महीने मैं ढूंढ रहा था, तो मेरे को कुछ सूटेबल मिल नहीं रहा था। फिर बड़े एक फंक्शन आने वाला था बड़े मंदिर में, तो उससे पहले वहां पे जो ओपन सेवा होती है वो चल रही थी। हम लोग सब वहां पे सफाइयां कर रहे थे, एकदम से गुरुजी आ गए। गुरुजी को सफाई बहुत ज्यादा पसंद थी। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मंदिर का, एम्पायर स्टेट का या किसी सत्संग का, उसका एक एक कोना बिल्कुल टिच होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे गुरुजी। फंक्शन भी होता था तो फंक्शन खत्म होने के बाद रात को ही, चाहे 12 बजे हो, 2 बजे हो, 4 बजे हो, रात को सारी सफाइयां होती थी। रात को सारे पानी डाल के, सारे वाइपर लगाते थे, पोछे लगा के, सब कुछ सुखा के, जो फ्लावर्स होते थे मंदिर में जो लगे होते थे सारे उतर के सारे डस्टबिन में जाते थे। रात को ही सब कुछ करके मंदिर बिल्कुल टिच करके कि आप देख के सुबह अगर आप आ जाओ, आप देख के बता नहीं सकते कि रात को यहाँ पे फंक्शन हुआ है। बिल्कुल टिच करते थे मंदिर को, पूरी डेकोरेशन सब कुछ रात को उतरती थी। और गुरुजी मंदिर में रहते थे तब तक, जब तक सारी सेवा पूरी नहीं हो जाती, मंदिर साफ नहीं हो गया, सारी संगत को आज्ञा देके, सेवादारों को आज्ञा देकर उसके बाद गुरुजी जाते थे। सारा कुछ, ही वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर। आज की डेट में हम देखते हैं संगत फ्लावर्स जो आते हैं सत्संग में होते हैं वो अपने घर ले जाते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं इनके ऊपर नेगेटिविटी डालता हूँ, मैं इनके ऊपर तुम्हारी जो नेगेटिविटी होती आती है मैं उनको फ्लावर्स के ऊपर डाल देता हूँ। बिल्कुल तब अलाउड नहीं होता था घर ले जाना, मना करते थे गुरुजी। सारे डस्टबिन में डलवाते थे, कहते थे अरे गुरुजी इतने इंपोर्टेड फ्लावर, इतने सुंदर फ्लावर्स गुरुजी आप डस्टबिन में फेंकवा रहे हो, वो फेंकवाते थे। एम्पायर स्टेट में ये होता था कि जो फ्लावर्स आते थे उनको फिर बहते पानी में, यमुना में बहा देते थे, किसी न किसी सेवादार को देते थे, वो जाके वहां पे डाल देते थे। और बड़े मंदिर में ये होता था। वो मतलब गुरुजी का भी जो तरीका है वो ओवर द इयर्स चेंज हुआ काफी, मतलब उसमें भी बदलाव आया। जैसे मैं जलंधर का आपको बताऊं, तो जलंधर में जैसे जल प्रसाद होता था तो गुरुजी, रुद्राक्ष की उनकी एक माला थी, उसको ग्लासेस में डिप करते थे, एक एक ग्लास में डिप करते थे, कुछ मन में कुछ या जुबान से कुछ बोलते थे, थोड़ा थोड़ा दिखता था कि ऐसे कुछ कुछ मंत्र या कुछ बोल रहे हैं गुरुजी। एक एक ग्लास में वो ऐसे डिप करके देते थे। फिर जैसे ट्रे के अंदर आपके समझो 24 ग्लासेस हैं, तो ऐसे 24 ग्लासेस उन्होंने डिप किए, उनमें डिप किए, उनको ब्लेस कर दिया, जल बना दिया उनको। फिर सेवादार को बताते थे
ये वाला ग्लास इसका है, ये वाला ग्लास इस अंकल का है, ये वाला ग्लास इस आंटी का है, एक एक ग्लास का बताते थे। और गुरु जी की इतनी कृपा होती थी कि वो सेवादार को भी याद रहता था कौन सा ग्लास किस संगत को देना है, वो उसी संगत को जाके देते थे। उसके बाद जब एम्पायर स्टेट में आए तो फिर तो बाहर वाटर कूलर लग गया, और ये हो गया था कि आप एम्पायर स्टेट में या बड़े मंदिर में जो भी आता है, जो भी आप खाते हैं पीते हैं, वो सब कुछ प्रसाद है। तो वो थोड़ा थोड़ा गुरु जी का भी जो तरीका है, जो स्टाइल था, वो ओवर द इयर्स थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ। ओके। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, तो गुरुजी ने बोला कि नौकरी करो। तो जब ओपन सेवा चल रही थी और गुरुजी ने पूछा, भाई मुंडा क्या कर रहा है? तो पापा ने बोला, गुरुजी जॉब ढूंढ रहा है, जैसा आपने बोला था, तो नौकरी ढूंढ रहा है, अभी कुछ मिला नहीं है इसको। गुरुजी कहते हैं 15 दिन में नौकरी, 15 दिन में छोकरी। तब मैं अनमैरिड था, तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। सो और मैं, मेरे को बिल्कुल बिल्कुल मेरे को मन नहीं था, तो मैं गुरुजी को कहता था, गुरुजी मेरे को मत डालो यार इन कामों में, मेरे को ये शादी वादी में मत डालो प्लीज। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप अपने पास रखो, मुझे अपनी सेवा में रखो, मुझे प्लीज इन चीजों में मत डालो। मैं बहुत प्रे करता था गुरुजी को, मेरे को इनफैक्ट गुरुजी के पास आने से भी बहुत पहले से ही आई वाज वेरी क्लियर ऑन दिस कि मेरे को बिल्कुल इंक्लिनेशन नहीं था शादी का। पर खैर, हमें क्या पता हमारे लिए क्या अच्छा है, हम अपने सोच से चलते हैं, गुरुजी अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं। और शुक्राना ही है गुरुजी का कि गुरुजी हमारी नहीं सुनते, गुरुजी अपने प्लान के हिसाब से हमें चल खुद भी चलते हैं और हमें भी चलाते हैं उसी हिसाब से। तो ये बहुत शुक्राना है, क्योंकि नहीं तो डिजास्टर ही होगा अगर हमारे हिसाब से गुरुजी चलने लग जाए तो। सो जैसा गुरुजी ने बोला, 13th डे पे मेरे को जॉब मिल गई। तो फिर जो फंक्शन आने वाला था, गुरुजी ने बोला कि उस फंक्शन पे तू, मेरे को बोला गुरुजी ने कि तू हॉल के अंदर रहना, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, जब वो लड़की माथा टेकेगी तो मैं तेरे को आंख मारूंगा, तो तू समझ जाना यही वो लड़की है। मैं इसका इनका, गुरुजी कहाँ मुझे फंसा रहे हो गुरुजी। मतलब गुरुजी का भी अलग ही लेवल का सेंस ऑफ ह्यूमर था, बहुत मजाक करते थे गुरुजी, बहुत जोवियल थे। और जब फंक्शन आया तो उस दिन मैं जोड़े घर में सेवा कर रहा था, और मैं गुरुजी को माफिया मांगता रहा, थ्रू आउट मैं गुरुजी से माफी मांगता रहा, मैं हॉल के अंदर गया ही नहीं, मेरे कदम चले ही नहीं, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जाऊं, मैं बहुत माफिया मांगी मैंने गुरुजी से, पर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी मैं अंदर जाऊं। सो वो दिन निकल गया। फिर उसके बाद फिर गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी बैठे थे एम्पायर, संगत का दिन था, गुरुजी तो एम्पायर स्टेट में बैठे थे। गुरुजी ने बोला, बड़े मंदिर जाओ, लड़की वालों को भी मैंने वहीं भेजा है, वहां जाके मिलो, आपस में बात करो, और फिर आके मेरे को बताओ क्या फैसला है। फैसला हमने क्या देना है गुरुजी, मतलब गुरुजी के आगे क्या हम अपना फैसला सुना सकते हैं। तो खैर हम लोग गए, मिले, सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे को अंदर से बिल्कुल नहीं था, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं शादी करूं। तो उसके बाद हम आए, एम्पायर स्टेट आए गुरुजी के आगे। तो गुरुजी ने बोला, हाँ जी बताओ। तो मैंने कहा, हाँ गुरुजी देख लो, जैसे ठीक है गुरुजी, जैसे आपको ठीक लगे। तो ऊपर ऊपर से तो मैंने हाँ कर दी, पर अंदर से आई वॉज डेफिनेटली नॉट रेडी, आई वॉज नॉट रेडी। अपना दिमाग चला रहा था, बेसिकली ये था कि मेरे को अपना दिमाग हर चीज में जरूर चलाना होता था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ, इसके वजह से ही 5 साल में गुरुजी से दूर हुआ। और उसके बाद भी यही रीजन था मेरा कि मैं गुरुजी की उतनी ब्लेसिंग्स ले नहीं पाया, क्योंकि मैं अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाता था। तो गुरुजी ने देखा, अच्छा अपना दिमाग चला रही है अभी, चाहे मैंने हाँ कर दी थी, पर अनमने से ही की थी, मैं आई वॉज नॉट वेरी कीन। सो वो बात आई गई हो गई। फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी ने एक दूसरी लड़की दिखाई। फिर वही ऐसा ही कुछ, मतलब समथिंग सिमिलर, शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद गुरुजी ने एक तीसरी लड़की दिखाई। मतलब जब जब गुरुजी लड़की दिखाते थे, मेरे पसीने छूट जाते थे, मैं बोलता था, गुरुजी प्लीज मेरे को, प्लीज मत डालो मेरे को इन चीजों में। और गुरुजी दिखाते रहते थे, उनको बड़ा मजा आता था। फिर चौथी लड़की दिखाई। तो जब चौथी लड़की गुरुजी ने दिखाई, तो तब मेरे को थोड़ी, मेरी ट्यूबलाइट था तो थोड़ी मेरी बत्ती जलने लग गई, मुझे लगा कि ये गुरुजी सिर्फ मेरा टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि मैं सरेंडर नहीं कर रहा, मैं गुरुजी की बात नहीं सुनता, मैं अपने दिमाग से चलना चाहता हूँ। तो इसलिए गुरुजी मुझे गोल 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 घुमाए जा रहे हैं। तो जब चौथी लड़की उन्होंने दिखाई, गुरुजी ने बोला, जाओ मिल लो, बात कर लो, आके मेरे को बताओ। मैं उससे मिला ना, मैंने बात की, मैं सीधा गया, मैंने कहा, गुरुजी जो आपको ठीक लगे, जैसा आप बोलो, मैं वैसा करने को तैयार हूँ। फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा अब ये आ रहा है थोड़ा थोड़ा लाइन पे, अब आ रहा है पूरा, मैं तब भी नहीं आया था पर आ रहा था, ठीक है।
तो वो बात भी वहां खत्म हुई। फिर गुरुजी ने देखा कि अच्छा ठीक है, अब थोड़ा ठीक हो रहा है बंदा, समझ आ रही है इसको। फिर उसके बाद 14 मई 2007 को मंडे का दिन था। गुरुजी उस दिन बड़े मंदिर आए। स्पेशली नॉर्मली आते नहीं थे गुरुजी, आधी रात को, देर रात को बिल्कुल आते थे। कुटिया आपने देखी होगी बड़े मंदिर में, वहां पे आके गुरुजी तप करते थे। संगत के बीच में मंडेज के दिन गुरुजी नहीं आते थे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तो वैसे भी एम्पायर स्टेट में होते थे, और बाकी संगत के बीच में नहीं आते थे, देर रात आते थे या फिर फंक्शंस पे आते थे। उस दिन मंडे का दिन था, शाम का टाइम था, 6 बजे थे। गुरुजी एम्पायर बड़े मंदिर आ गए। आए, फिर उन्होंने, मतलब मैं शॉर्ट में बताऊंगा, अंदर आए। फिर संगत को भी उन्होंने अंदर बुलाया। पहले तो हुक्म हो गया था कि संगत को मंदिर खाली कराओ पूरा, तो सारी संगत को बाहर निकाल दिया। अब संगत बाहर, गुरुजी अंदर। सारी संगत, कोई घर ही नहीं जा रही, क्योंकि किसका मन करेगा घर जाने को जब आपको पता है कि गेट के अंदर गुरुजी बैठे हैं और आप गेट के बाहर खड़े हो। किसका मन करेगा कि गुरुजी को छोड़ के घर जाए। फिर गुरुजी ने भी देख लिया, वो तो जान ही जान है। उन्होंने बोला अच्छा आने दो संगत को, तो सारी संगत को अंदर बुला लिया। प्रसाद भी गुरुजी ने मंगवाया। फिर उन सबको प्रसाद बांटा। उसके बाद गुरुजी ने मेरे फादर को और मेरे फादर इन लॉ को, दोनों को बुलाया, इंट्रोडक्शन कराया। तब तो थोड़ी सी संगत होती थी, सब सबको जानते थे। बोला, मेरे फादर इन लॉ को बोला, ए जेठरा है, एनु मैं 3 बार न्यू लाइफ दी है। उन्होंने बोला हाँ जी गुरुजी। बोला और मेरे फादर इन लॉ के लिए बोला, ए भाटिया है, बड़ा चंगा परिवार है। फिर गुरुजी ने बोला, तेरा बेटा ते तेरी कुड़ी आपस विच ब्याह करा दो। दैट इज हाउ बड़े मंदिर में गुरुजी के बोलने से हमारी शादी हुई। बस गुरुजी का इतना बोलना था, हो गया। फिर गुरु अगली बार, उसके बाद जो संडे आया, 5 दिन बाद जो संडे आया, तो दोनों परिवारों को गुरुजी ने बुलाया था। हम सारे, पूरी परिवार हमारे गए थे, एक्सटेंडेड फैमिलीज गई। गुरुजी ने लड्डू बांटे थे उस दिन। सबको एक एक लड्डू मिले। हमें, हमारे जो फैमिलीज हैं, हमको दो दो लड्डू दिए गुरुजी ने। मैं बड़ा खुश मन कर, अरे वाह, आज तो एक्स्ट्रा लड्डू मिल गया गुरुजी से। बाद में पता चला कि गुरुजी ने बोला था, मैंने इन दोनों की शादी कर दी है, इनके शादी के लड्डू भी बांट दिए हैं, बाकी फॉर्मेलिटीज ये लोग करते रहे। तो गुरुजी ने इस तरह मई में ही गुरुजी ने चोला छोड़ने से पहले जो लास्ट संडे पड़ता है, उस संडे को गुरुजी ने ऐसे हमारी शादी कर दी। नहीं लास्ट नहीं, सॉरी, लास्ट तो लास्ट से एक पहले वाला जो संडे था, उस पे गुरुजी ने हमारी ऐसे शादी कर दी थी। तो इस तरह एम्पायर स्टेट में और बड़े मंदिर में गुरुजी ने हमारी शादी की थी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। उसके बाद फिर गुरुजी का मैसेज आया, संगत के थ्रू आया, कि आप फैमिली करो। हमने कहा फैमिली स्टार्ट करो। हमने कहा ठीक है, जैसे गुरुजी की मर्जी। तो हमने वो भी उसी हिसाब से किया। एंड फिर मेरी वाइफ जब एक्सपेक्टिंग थी, तो हमें संगत से मैसेज आया, किसी संगत से आया कि आपको गुरुजी ने हमें दिखाया कि आपको बेटा ब्लेस किया है। मैंने कहा ठीक है, हमारे लिए बेटा बेटी सब बराबर है, पर जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी वो अच्छी। फिर मैसेज आया कि दूसरी संगत से आया, अच्छा बेटा ब्लेस किया है। तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, इतनी संगत से हमें मैसेजेस आए। सबके, हाँ जी गुरुजी ने आपको बेटा ब्लेस किया, बेटा ब्लेस किया, बेटा ब्लेस किया। कितनी संगत आके हमें बताती थी, आगे आगे से आके, कि आपको बेटा ब्लेस किया गुरुजी ने, हमें ऐसे दिखाया गुरुजी ने। मैंने कहा ठीक है। जब मेरी आंटी की डिलीवरी हुई, तो बेटी, हम लोग शॉक, ये कैसे हो गया भाई, इतनी सारी संगत ने हमें बताया, गुरुजी ने इतनी संगत को दिखाया है, बेटा हुआ है, बेटी हुई कैसे। नॉट दैट वी वर डिसअपॉइंटेड, हमें तो इनफैक्ट खुशी थी, हम तो बेटी ही चाहते थे, पर शॉकिंग था। अभी मेरी बेटी हुई थी, तो मुश्किल से मेरे ख्याल, पता नहीं, 10-15 मिनट गुजरे होंगे मुश्किल से, तो एक संगत आंटी का फोन आया। तो वो मेरी मदर इन लॉ को, उन्होंने पूछा, भाई निधि दीदी को बेटी हुई है। मैंने कहा हाँ, तुम्हें कैसे पता, अभी तो हमने शक्ल भी नहीं देखी। वो कहती है, आंटी कहती है, कल रात को गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दिखाया। गुरुजी ऐसे सामने, कहते हैं, मेरे सामने एक प्रोजेक्टर आ गया, प्रोजेक्टर पे एक मूवी जैसे चल रही है, ऐसे था। दिखाया कि निधि और हितेश बैठे हैं, उनका बेटा हुआ है। फिर वो बेटा छोटा है, वो ग्रो कर रहा है, बड़ा हो गया, जवान हो गया, वो टीनेजर है। और टीनेजर होके वो बहुत ही बिगड़ैल, बहुत ही बदतमीज, बहुत ही नालायक है। और हम दोनों, मैं और मेरी आंटी, अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि हमारी तो, इस लड़के ने हमारी तो लाइफ बर्बाद कर दी, हमारा तो पूरा जीना हराम कर रखा है इस बेटे ने। गुरुजी कहते हैं, देख इनका ये हाल होना है। कहते हैं इसलिए मैं इनके बेटे को बेटी में कन्वर्ट कर रहा हूं।
तो सोचो, जो 15 16 18 साल बाद हमें प्रॉब्लम आनी थी, वो पहले ही गुरुजी ने देख ली ना। हम क्या मांग सकते हैं? हम क्या गुरुजी को बता सकते हैं कि गुरुजी 18 साल बाद ऐसा होने वाला है, हमें इस प्रॉब्लम से बचा लो? हम क्या बताएंगे गुरुजी को? हमें तो कुछ दिखता ही नहीं, हमें तो पता ही कुछ नहीं हमारे लाइफ में कब कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। हमें तो यही दिखता है कि अरे गुरुजी, बड़ा घर दे दो, बड़ी गाड़ी दे दो, प्रमोशन दे दो, हमें तो यही सब दिखता है, इसके आगे हम देख ही नहीं सकते। और गुरुजी देखो, वो किस लेवल पे देखते हैं, वो क्या देखते हैं, क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्या करोगे आप? मेरे को गाड़ी भी मिल जाए, बंगला भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, और फिर अगर एक एक औलाद, और वो भी अगर नालायक निकले, तो क्या फायदा बताओ? तो गुरुजी के हुक्म में रहो, उसी में ही ऐश है। जो गुरुजी बोलते थे कि ऐश करो, उनके हुक्म में रहो, मौज ही मौज है। 18 साल पहले गुरुजी ने प्रॉब्लम देख ली और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया, बेटे को बेटी में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने और मेरी आंटी ने सोचा, भाई गुरुजी का दिया हुआ बच्चा है, हमारा तो है नहीं, तो नाम भी गुरुजी ही रखेंगे इसका। जब बच्चा उनका है तो वही रखेंगे। हम वेट कर रहे हैं नाम। अब चोला छोड़ चुके हैं गुरुजी, ये 2010 की मैं बता रहा हूँ आपको। नाम कहाँ से आएगा? नाम ने कहा ठीक है चलो, जब तक स्कूल जाने की नौबत नहीं आती तब तक हम इसका नाम नहीं रखवाएंगे, हम वेट करेंगे तब तक। बाकी गुरुजी की मर्जी, नहीं बताएंगे नाम तो फिर हम रखेंगे खुद ही। दो दो आई थिंक 2 1 महीने निकल गए, ऐसे ही चला। 2 महीने बाद मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उनको गुरुजी ने ड्रीम में आया, और गुरुजी ने बोला कि हितेश नु बोल कि उसका नाम नंदिनी रखे, बेटी का नाम। सुबह वो उठे, उन्होंने अपनी आंटी को बताया कि ऐसे गुरुजी का मैसेज आया है कि नंदिनी नाम रखना है। हम लोग रहते थे बैंगलोर में। बैंगलोर में नंदिनी ब्रांड का दूध मिलता है, बहुत बड़ा ब्रांड है यहाँ का। अब उन्होंने सोचा कि ये बच्चा स्कूल जाएगा, नंदिनी नंदिनी उसको नाम चढ़ाएंगे। तो मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने हमें ये मैसेज दिया ही नहीं। अगली रात को गुरुजी फिर ड्रीम में आए मेरे फादर इन लॉ को, उनको अच्छे से डांट लगाई उन्होंने कि तूने मैसेज क्यों नहीं दिया? तेरा काम है, तेरा काम है मैसेज देना। वो माने ना माने उनकी मर्जी है, वो वेट कर रहे हैं, तू उनको मैसेज दे। तो सुबह उठ के पापा ने फिर हमें कॉल किया, हमें बताया, हम तो वेट ही कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने बताया वैसे हमने गुरुजी के बच्चे का नाम नंदनी रखा। और वो सच में मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है। बिल्कुल गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। जन्म से पहले से ही उसने बिल्कुल सत्संग अटेंड किए हैं थ्रू आउट, मतलब जन्म होने के बाद भी उसने कभी हमें मतलब सत्संग नहीं मिस करना पड़ा कि छोटा बच्चा है शोर मचाएगा, कुछ नहीं। बहुत शांति से, बहुत आराम से सत्संग में बैठती थी, बिल्कुल शोर नहीं मचाती थी, बिल्कुल तंग नहीं करती थी। बहुत आराम से गुरुजी के सत्संग अटेंड करती थी और हमें भी करने देती थी। बहुत ही ब्लेस्ड सोल है। उसके बाद फिर हम कुछ साल बाद फिर वापस हम दिल्ली आ गए, गुड़गांव आ गए, पेरेंट्स के साथ आके रहने लग गए। फिर उसके कुछ टाइम बाद मेरी जॉब लगी नोएडा में। तो मैं गुड़गांव से नोएडा अप डाउन करता था। अप डाउन हो नहीं पाया क्योंकि 50 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बहुत दूर है। तो कुछ टाइम बाद मैंने पीजी ले लिया, तो मैं मंडे टू फ्राइडे नोएडा में रहता था, सैटरडे संडे में घर आ जाता था। फिर मैंने अपनी आंटी को बोला, मैंने कहा भाई अब ऐसे अप डाउन ऐसे कब तक चलेगा भाई, तुम लोग भी नहीं तो नोएडा आ जाओ, हम लोग नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं। तो मेरी आंटी स्कूल में जॉब करती थी और मेरी बेटी भी तब तक स्कूल जाना शुरू कर चुकी थी। तो मेरी आंटी ने बोला देखो, हम लोग तो बहुत यहाँ पे अच्छे से सेट हैं। मेरी आंटी का भी जो स्कूल था वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, बेटी का भी नजदीक ही था, वो बस आके लेके जाती थी, तो बहुत अच्छे से सेटल्ड है। तो हम तो अब नोएडा का नाम भी बहुत खराब है, तो हम तो नोएडा नहीं आ सकते, आप ऐसे ही अप डाउन मैनेज कर लो, हम नहीं आ पाएंगे। अच्छा, ये बात हुई। उसके कुछ टाइम बाद मेरी आंटी अपने जब स्कूल गई तो मैनेजमेंट ने उसको बुलाया, उनको उन्होंने बोला कि हम नोएडा में एक अपना एक और ऑफिस, एक ब्रांच खोलना चाहते हैं स्कूल का, और हम चाहते हैं कि आप उसको हेड करो, आप उसको मैनेज करो। तो मेरी आंटी वॉज सुपर एक्साइटेड कि तो बहुत अच्छी बात है भाई, नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, और मैं तो वैसे ही नोएडा में था, मैं तो बुला ही रहा था उसको कि भाई तू आ जा। और उसकी वो उसको इतनी बड़ी ग्रोथ भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो शी सेड यस। फिर हमने बच्चे के लिए स्कूल देखना स्टार्ट किया। जब गुरुजी की किसी चीज में मर्जी होती है, गुरुजी आपसे कुछ कराना चाहते हैं, तो वो बहुत आराम से भी हो जाते हैं। तो बहुत आराम से हमने जो स्कूल फाइनलाइज किया, क्योंकि मेरी आंटी थी इसमें, एजुकेशन लाइन में ही थी, तो उनको पता था कि आईसीएसई में कराने। तो जो जैसा उसने स्कूल सोचा कि ये हमें स्कूल चाहिए, बहुत आराम से हमें उस स्कूल में एडमिशन भी मिल गई। बहुत अच्छा स्कूल था, गुरुजी की ब्लेसिंग से बड़े आराम से बेटी की एडमिशन हो गई उसके अंदर। हम लोग बहुत खुश। हम लोग वही फीस वगैरह पे करके आए, शुक्राना किया गुरुजी का।
उसके बाद अगली सुबह मेरी आंटी अपने स्कूल गई, तो मैनेजमेंट ने उनको इन्फॉर्म किया कि हमने जो नोएडा में स्कूल खोलना था वो हमने कैंसिल कर दिया। मेरी आंटी तो शॉक्ड कि यार इसके बेसिस पे हमने सब कुछ किया, कल हम फीस दे के आए हैं, आज आप कह रहे हो कि हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया हो। तो माई आंटी वॉज वेरी वेरी डेवेस्टेटेड बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। तो मैं तब उसको समझा रहा था, मैंने कहा तू सीधे तरीके से मान नहीं रही थी ना, इसलिए गुरुजी ने तेरे को लॉलीपॉप देके इस तरह मनाया है। तब तक थोड़ी सी मुझे अक्ल आ गई थी ओवर द इयर्स कि गुरुजी का क्या तरीका है, कैसे गुरुजी क्यों करवाते हैं। जो गुरुजी ने आपके लिए सोच रखा है, जो दरवाजा एक दरवाजा गुरुजी आपके लिए खोलेंगे, बाकी सारे दरवाजे बंद कर देंगे। आपने बाकी दरवाजे हैं उन पे जो आपके पसंद के हैं, आप उन्हें उन पे जितना सर मारना है मार लो। जाना तो आपको उसी दरवाजे से पड़ेगा जो गुरुजी ने आपके लिए खोल रखा है। जितना मर्जी आप जोर लगा लो, जितना टाइम आपने सर फोड़ना है फोड़ लो, अल्टीमेटली थक हार के आपको उसी दरवाजे से जाना पड़ता है। तो पहले ही चले जाओगे गुरुजी के बताए रास्ते पे, तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, परेशानी से बच जाओगे। सो हमने कहा ठीक है चलो, अब जब हो ही गया और दिख ही रहा, बिल्कुल दिख रहा था कि ये सब गुरुजी ने ही किया है, तो हमने कहा चलो लेट्स गो हेड विद इट। सो मेरी आंटी मान गई एंड शी शिफ्टेड टू नोएडा। बहुत अच्छे से गुरुजी ने सेटल किया, यहाँ पे उसकी जॉब लग गई, बेटी स्कूल में सेटल हो गई, सब हमने घर ले लिया। घर का भी ऐसा था कि अब अ, एक कोने में उसका स्कूल, एक कोने में मेरी बेटी का स्कूल दूसरे कोने में, और मेरा ऑफिस तीसरे कोने में। अब घर कहाँ लें? तो ऐसे मैंने गूगल मैप्स खोल के ऐसे देखा कि अच्छा ये 3 कोने हैं, ये बीच का एरिया ठीक है, चलो यहाँ पे लेते हैं घर। फिर वहां पे हमने हाउस हंटिंग की, वहां पे हमने घर ढूंढा और ऐसे करके हमने घर ले लिया वहां पे। जिस सोसाइटी में घर लिया, धीरे धीरे हमें पता चला अच्छा वहां पे गुरुजी की संगत हमें मिलने लगी। एक संगत, दो संगत, तीन संगत। अब बैंगलोर में जब हम थे तो हमें ये बड़ा कंप्लेन रहता था कि भाई बैंगलोर बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पे सत्संग नहीं होते, तो ये बहुत हमें कंप्लेन था। तो तब ये लेसन हमने लर्न किया था कि भाई संगत है नहीं है, आप अपना सत्संग करो, आप सत्संग करना शुरू करो, आगे का रास्ता गुरुजी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे हमने फिर वही किया, हमने अपने घर में एक कमरे में गुरुजी का दरबार बनाया और हमने सत्संग करना स्टार्ट किया। पहले तो हम ही बैठते थे आपस में, मैं और मेरी आंटी बैठते थे। फिर धीरे धीरे एक संगत के बारे में पता चला, दो संगत, तीन संगत, चार संगत, मतलब संगत तो बहुत थी नोएडा में, पर हमें कुछ ज्यादा किसी के साथ हम टच में नहीं थे। तो हमें अपनी सोसाइटी में इधर उधर किसी के साथ कांटेक्ट बना तो कोई आने लग गया, ऐसे करके हमारा कांटेक्ट बनने लग गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे संगत आने लग गई, तो हमारा कमरा भी, जैसा हमने बताया एक कमरे में मैंने बना रखा था गुरुजी का दरबार, वो धीरे धीरे कमरा भरने लग गया। तो एक दिन सत्संग चल रहा था और ऐसे शब्द चल रहे थे, मैं मन में गुरुजी से बात कर रहा था ऐसे जनरल। तो मैंने कहा गुरुजी देखो, कमरा तो भरने लग गए, मतलब क्या करेंगे हम? ऐसे जैसे मतलब हर हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर एक ना एक संगत कोई ना कोई ऐड हो जाती थी। तो बढ़ता जा रहा था, कमरे में हमारा नंबर बढ़ता जा रहा था और कमरा तो लिमिटेड ही था साइज। तो मुझे गुरुजी की आवाज आई, मतलब जैसे गुरुजी ने बोला हो कि कमरा अभी भर रहा है ना, अभी भरा तो नहीं ना, जब कमरा भर जाएगा तब बताऊंगा आगे क्या करना। तो मैंने भी आगे से बड़ा ही कैजुअल सा गुरुजी को जवाब दिया, मैंने कहा आपने कुछ नहीं बताना, जब कमरा भर जाएगा आप कहोगे चलो अब हॉल में कर लो सत्संग, मैं आप ऐसे ही करोगे, कुछ चालू काम ही करोगे। बस एक मतलब बहुत ही कैजुअल सा मैं गुरुजी के साथ बात कर रहा था। बात आई गई होगी, सत्संग चलते रहे। कुछ टाइम के बाद फिर जैसे सत्संग हुआ, सत्संग के बाद जैसे एक फैमिली होती है वो रुक जाती थी, और सारा कुछ बाद में टाइडी अप करवा के सब साफ सुथरा करा के बैठ जाते थे, मतलब हम फिर वो करवाया उन्होंने, फिर हम बैठ गए आपस में थोड़े बात करने लग गए। तो वो अंकल कहते हैं कि ऐसा ना एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे मतलब कॉमन एरिया, जहाँ पे संगत आ सके, ये आसपास की जो संगत है ये सारी आके वहां पे कभी भी आके गुरु जी का ध्यान लगा सके, एक ऐसा कॉमन दरबार होना चाहिए यहाँ पे। उस दिन मैंने रियलाइज किया, वो पहला दिन था जब इतनी संगत आई थी कि पूरा कमरा भर चुका था, कमरे के बाहर भी कुर्सियां डाल के संगत बैठी हुई थी। दैट वाज द फर्स्ट डे इट हैज हैपेंड, तब तक कमरा इतना भरा नहीं था। मैंने कहा ये तो गुरुजी का ही मैसेज है। गुरुजी ने बोला था जिस दिन कमरा भरेगा उस दिन बताऊंगा आगे क्या करना है। मैं बिल्कुल भूल चुका था वो बात को, लेकिन गुरुजी नहीं भूले थे। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी ने ही हमें हुक्म दिया है कि ये करना है। तो वो अंकल कहते कि हमारे पास हमें एक पोजीशन मिलने वाली है, एक प्रॉपर्टी की, ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है, वहां पे कर लेते हैं, गुरुजी का दरबार बना लेते हैं। सो हमने कहा भी, गुरुजी से हमने पर्ची डाली, गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने हाँ कर दिया।
हाँ कर दिया। तो वहां पे जब वो परमिशन मिली उनको, तो वहां पे गुरु जी का दरबार बनाया हमने। जैसा हमने एम्पायर स्टेट में देखा था, जो जो देखा था, वी ट्राइड, जहां तक हो सके हमने बिल्कुल वही रेप्लिकेट किया। वही डिसिप्लिन, उसी तरीके से सब कुछ हमने रखा कि वैसा ही दरबार बने। और संगत आके वहां पे जुड़ने लगी, इतनी संगत आने लगी। वो आज जब वहां पे देखते हैं तो वहां पे दो दो स्लॉट्स होते हैं भाई, क्योंकि सोसाइटी की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है। तो वो बहुत ज्यादा संगत को एक साथ अलाउ नहीं कर सकते, सोसाइटी काफी मतलब प्रॉब्लम करती है वहां पे। पर इतनी संगत वहां पे आती है, इतनी वाइब्रेशंस फील होती है, गुरु जी का इतना अच्छा ध्यान वहां पे लगता है, वो दिखता है, वो गुरु जी की पूरी प्लानिंग दिखती है कि कैसे हमने तो रैंडमली सोसाइटी सिलेक्ट की थी, कि ये एरिया रैंडमली हमने मैप्स में देखा कि ये एरिया में कहीं घर ले लेते हैं, और फिर रैंडमली उस एरिया के अंदर हमने सोसाइटी रैंडमली सिलेक्ट की। पर कुछ रैंडम नहीं था, कुछ बाय चांस नहीं था, सब गुरु जी की मर्जी से हो रहा था। हमें लग रहा था कि हमने सिलेक्ट किया है, हमारी मर्जी से हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा था हमारी मर्जी से, सब गुरु जी करवा रहे थे, हम तो पपेट्स हैं। सब गुरु जी करवा रहे थे, वो उनकी मर्जी थी हम उसी सोसाइटी में जाएं। तो वहां पे दरबार बना, दरबार इतना सुंदर, इतना अच्छा, वहां पे ध्यान लगता है, इतनी अच्छी वहां की वाइब्रेशंस, सब गुरु जी की ब्लेसिंग से। अच्छा, फिर मैं आपको और बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, बड़े मंदिर में पापा सेवा कर रहे थे, और पापा को पैरालिटिक अटैक आ गया। तो उनका एक हाथ एक पैर चलना बंद हो गया, बिल्कुल वो खड़े खड़े एकदम स्टिल हो गए थे। अब ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स कि ये हुआ भी तो मंदिर के अंदर हुआ। वही चीज घर में भी होती तो, मम्मी पापा रहते हैं गुड़गांव में, हम लोग रहते हैं नोएडा में, मेरा भाई रहता है साउथ दिल्ली में, हम कब पहुंचते, कब उनको लेके जाते हॉस्पिटल, कैसे किसको फोन करते, कौन पहुंचता। सो गुरु जी का हर काम पक्का होता है, पूरी प्लानिंग के साथ होता है। पैलेटिक अटैक भी आया तो मंदिर के अंदर आया, उसी वक्त सेवादारों ने बिठाया उनको गाड़ी में और फटाफट वहां से हॉस्पिटल लेके गए उनको। हम लोगों को भी फोन आ गए कि भाई तुम पहुंचो, हॉस्पिटल पहुंचो। ठीक है। सो हम लोग भी निकले, अपने अपने घरों से भागे सब। मैं अभी अपने घर से निकला था, थोड़ा ही मतलब 15-20 मिनट हुए होंगे निकले हुए। तो इतने में मेरे भाई का दोबारा फोन आया। अब उस वक्त टाइम भी ऐसा था बड़ा, बहुत टेंशन में, और वो थे, हम बहुत परेशान थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बिकॉज मेरे पापा उस वक्त 75+ थे। तो बहुत चिंता लगी थी उस बात की। तो भाई का फोन आया तो मैंने बड़े डरते हुए फोन उठाया, मैंने कहा पता नहीं क्या सुनाएगा। तो कहता है नहीं नहीं सब ठीक है, पापा को इमरजेंसी में हमने दे दी है, एडमिशन करवा दी है उनकी। तो मैंने पूछा, मैंने कभी पापा ने कुछ बात की, कुछ पापा बोल पा रहे हैं? मेरा भाई कहता है बोल पा रहे हैं, कहते साथ वाले पेशेंट्स के साथ सत्संग कर रहे हैं बैठ के। पापा का मतलब इस मामले में तो मैंने और किसी को ऐसा नहीं देखा, मम्मी पापा के ऊपर जो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। हमारे घर में कोई भी आ जाए, कोई कारपेंटर आ जाए, प्लम्बर आ जाए, कोई रियल एस्टेट ब्रोकर आ जाए, इंश्योरेंस बेचने वाला आ जाए, कोई भी आ जाए, उसको पकड़ लेते हैं, आजा बैठ, तू पहले गुरु जी का सत्संग सुन, जो काम है वो बाद में करेंगे, पहले तू सत्संग सुन। कोई भी आ जाए, किसी को नहीं छोड़ते वो। हमें दिखता है कि भाई वो नहीं सुनना चाहता, वो नहीं सुनना चाहता, ही इज जस्ट बीइंग पोलाइट, वो बोल रहा है कि हाँ हाँ बताओ, पर उसको नहीं सुनना, उसकी शक्ल पे दिख रहा है। पर उन लोगों को नहीं दिखता, वो लोग सुनाते जाते हैं, गुरु जी के सत्संग सुनाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे। हम कह रहे हैं, यार छोड़ दो उसको, वो नहीं सुनना चाहता गुरु जी के सत्संग, क्यों उसको सुना रहे हो? और वही हम देखते हैं, उसके कुछ हफ्ते बाद हम देखते हैं बड़े मंदिर में वो आ जाते हैं, वो सत्संग सुन के बड़े मंदिर पहुंच भी जाते हैं, जुड़ भी जाते हैं। तो हम अपना दिमाग चलाते रहते हैं कि यार ये सुनना नहीं चाहते, ये बड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा है, बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि यार कुछ ऐसे ये लोग जबरदस्ती सत्संग सुना रहे हैं। पर वो सब गुरु जी का प्लान होता है, गुरु जी कैसे उनको जोड़ देते हैं, मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग। सो ऐसे करके अब वो वहां पर भी इमरजेंसी में भी वो सत्संग ही सुनाए जा रहे थे। जहां उनको जैसे ही बिठाया वो सत्संग सुनाने बैठ गए आसपास के पेशेंट्स को। डॉक्टर जब आया तो डॉक्टर देखने लग गया, इधर उधर नजर घुमा रहा था, कहता पेशेंट कौन है? तो बोल रहे यही पेशेंट है भाई। वो डॉक्टर हैरान हो गया कि ये कैसे पेशेंट है भाई, पैरालिटिक अटैक हुआ है, 75+ है, और बताओ ऐसे। जब पापा की सारे टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई, तो उन्होंने कहा भाई आपकी रिपोर्ट्स तो बहुत खराब है, आपकी एज भी बहुत है, आपको कम से कम 6 से 9 महीने दवाइयां खानी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, तब जाके आप इस लायक बन पाओगे कि आप अपने काम खुद कर पाओ, इंडिपेंडेंटली आप बाथरूम तक जा पाओगे, अपने सारे काम आप कर पाओगे। तो गुरुजी भी आराम से बैठे होते हैं, जब तक मेडिकल साइंस अपना काम कर रही हो गुरुजी आराम से बैठते हैं।
गुरुजी कहते हैं जहां मेडिकल साइंस खत्म होती है वहां मैं शुरू होता हूँ। तो जब मेडिकल साइंस अपना कर देती है ना कि हाँ ये है, 6 से 9 महीने फिजियोथेरेपी लो, दवाइयां खाओ, तब ठीक होगे जाके, फिर गुरुजी कहते चलो कर दिया तुमने, अब मैं करता हूँ। गुरुजी ने 1 हफ्ते के अंदर उनको बिल्कुल भला चंगा कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर वो बिल्कुल दौड़ने भागने लग गए, 1 हफ्ते के अंदर। तो हम भी हैरान हो गए, बताओ। एक कोई कह नहीं सकता था कि ये 1 हफ्ता पहले इनको पैलिटिक अटैक आया है। वो इंडिपेंडेंटली अपना निकल जाते थे घर से, जाके सत्संग अटेंड करके, दिन में 3 3 सत्संग अटेंड करके आते थे अकेले। इतना गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया विद इन अ वीक। अच्छा, हमारा ये हफ्ते 10 दिन के बाद ही हमारा हरिद्वार ऋषिकेश जाने का प्लान बना हुआ था। तो वैसे हम सोच रहे थे कैंसिल कर दें, अब जब पापा ठीक हो गए तो हमने कहा कैंसिल क्यों करें, चलो चले ही जाते। तो हम हरिद्वार ऋषिकेश चले गए। किसी ने मेरे से बोला था कि हमारे लिए गंगा जल ले आना। ठीक है। तो मैं गंगा जल जब भर रहा था ऋषिकेश में, वहां पे ना पानी थोड़ा मडी था। मैंने कहा चल एक कदम और आगे लेता हूँ, थोड़ा पानी वहां पे साफ है। जैसे ही मैंने एक कदम आगे लिया, वहां पे जमीन बहुत अनइवन थी। तो मैं एकदम नीचे चला गया। वहां पे जमीन जहां पे जैसे ही मैंने पैर रखा वहां पे कुछ था ही नहीं। एंड आई जस्ट वेंट डाउन, मैं बिल्कुल अंदर चला गया और मैं पानी के साथ बहने लग गया। मेरे को स्विमिंग वैसे भी नहीं आती थी, ऊपर से पानी, पानी का फ्लो तो, गंगा का फ्लो तो आप समझ सकते हो कितना होगा ऋषिकेश में। पानी मेरे को भागे लेके जा रहा है, मैं हाथ पैर मार रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार आसपास खड़ा है, सब देख रहा है, चिल्ला रहे हैं, कोई मेरे को बचा नहीं पा रहा। गुरुजी ने ये भी बोला है शब्द, ये भी गुरुजी के बोले हुए शब्द हैं, मुसीबत के टाइम सिर्फ गुरु काम आता है। ना हस्बैंड काम आता है, ना बच्चे काम आते हैं, ना माँ बाप काम आते हैं। कोई काम नहीं आता, सिर्फ तुम्हारा गुरु काम आता है। और वही हुआ, वो मुझे प्रैक्टिकली करके दिखाया गुरुजी ने कि देख, जब मुसीबत का टाइम है, सब खड़े हैं, सब मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई मदद कर नहीं पा रहा। मैं डूब रहा था बिल्कुल, और बस मेरे मन में आया गुरुजी बचा लो, बस ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, बस इतना सा आया, गुरुजी बचा लो। और मैं अंदर जा चुका था, पानी के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बस पानी से ऊपर आता था सर। उसी वक्त मेरे को पानी के नीचे फील हुआ एक ऐसे पत्थर या कुछ चट्टान, तो गुरुजी ने भेजना होता है, गुरुजी ने भेज दी चट्टान वहां पे। उसको मैंने जैसे ही मेरे पैरों में फील हुई, तो मैं नीचे गया, उसको टच किया मैंने, और उसको पकड़ पकड़ के मैं बाहर आ गया। जहां मैंने गुरुजी को याद किया, विद इन सेकेंड्स गुरुजी आ गए मेरी मदद के लिए, क्योंकि उनको पता है ना कि भाई अगर अभी नहीं करूंगा मदद तो टू लेट हो जाएगा। तो गुरुजी को पता है कहाँ कौन सी ब्लेसिंग हाई प्रायोरिटी है, कौन सी ब्लेसिंग लो प्रायोरिटी है, कौन सी ब्लेसिंग आज देनी है, कौन सी 2 साल बाद देनी है। और वो उसी प्लान के हिसाब से चलते हैं। हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि आज करो, कब करोगे, कब करोगे, कब करोगे। गुरुजी अपने प्लान के हिसाब से ही करते हैं। और हमें जितना हम उस प्लान में कम दखल देंगे, उतना सुखी रहेंगे, उतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स ले पाएंगे हम गुरुजी से। तो ऐसे करके गुरुजी ने मेरे को बचाया। सत्संग तो खैर बहुत है। मैं अब क्या सुनाऊं, मतलब सत्संग ही सत्संग है। अम, एक मैं हाँ सुनाता हूँ। बैंगलोर में हम लोग जब अभी शिफ्ट हुए थे बैंगलोर, तो जून में शिफ्ट हुए थे। तो जुलाई में 7 जुलाई था, और वो था 2008, अभी जस्ट गुरुजी ने चोला छोड़ा ही था, साल भर हुआ था। और वो पहला फंक्शन था हमारा जो हम गुरुजी से दूर, बड़े मंदिर से दूर सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेट भी क्या कर रहे थे, बैंगलोर में हम किसी संगत को जानते नहीं थे, तो इट वॉज अ नॉर्मल डे, तैयार हो ऑफिस जाओ। ये था हमारा 7 जुलाई। तो बहुत मन उदास था कि ये कैसा 7 जुलाई है। तो हमने कहा चलो भाई आपस में हम सत्संग ही कर लेते, हम दो ही बैठ जाएंगे। तो मेरी आंटी ने लंगर वगैरह बनाया, सुबह 4 बजे उठ के उसने लंगर बनाया। फिर हमने शबद चला लिए, हम बैठ गए गुरुजी के आगे। शबद के बीच में मेरी आंटी की आंख लग गई। जब आंटी की आंख लगी, तो उन्होंने ड्रीम में देखा कि गुरुजी आए हैं, बेल बजी है। उन्होंने दरवाजा खोला, सामने गुरुजी। गुरुजी अंदर आए, उन्होंने बोला गुरुजी आइए, तो गुरुजी अंदर आए। गुरुजी उन्होंने कहा कि गुरुजी ने बोला कि मेरे को चल लंगर छका। गुरुजी आओ गुरुजी। तो गुरुजी ने अपनी जेब में से रुमाल निकाला, जमीन पे रखा उस रुमाल को, और उसके ऊपर बैठने लग गया। तो मेरी आंटी ने बोला अरे गुरुजी ऊपर बैठो, आप नीचे क्यों बैठ रहे हो। तो गुरुजी कहते हैं झल्ली है, लंगर हमेशा थल्ले बैठ के किया जाता है। ये गुरुजी ने हमें लेसन दिया, हमें सिखाया। उस दिन के बाद से हमने जब भी लंगर करते हैं, तो हम नीचे बैठ के ही करते हैं, हमने कभी कुर्सी पे उसके बाद नहीं किया।
फिर गुरुजी ने सारा प्रसाद खाया, एक एक चीज खाई, बोला बहुत सोना प्रसाद बनाया है। और मतलब देखो, हम गुरुजी के पास नहीं जा सके 7 जुलाई को, गुरुजी हमारे घर आ गए हमें ब्लेस करने। हम कौन है बताओ, हम कौन है, हम क्या है? गुरुजी हमारे जैसे लाखों करोड़ों अरबों संगत है गुरुजी के आगे। हम कीड़े मकोड़े हैं, गुरुजी कहते हैं तुम कीड़े मकोड़े जैसे दिखते हो बताओ, और फिर भी हमें ब्लेस करने गुरुजी खुद आ जाते हैं। कितना गुरुजी अपनी एक एक, और ये कोई हमारी स्पेसिफिक बात नहीं है, अपनी एक एक संगत को गुरुजी इतना प्यार करते, इतना प्यार करते जिसका कोई अंत नहीं। अच्छा, और कुछ बातें मैं बता देता हूँ लास्ट में, बस मैं कंक्लूड करूंगा, दो चार बातें मैं बताता हूँ जैसे जो मैंने कई जगह से सीखी है। जैसे कहते हैं कि जब आप पाठ करो या सत्संग में बैठो, तो सत्संग के बाद आप जिस गद्दी पे बैठे हो, जिस जगह बैठे हो, कारपेट पे बैठे हो, उसको थैंक यू बोल के उठो, उसको 3 बार थैंक यू बोलो। नहीं तो आपकी आधी ब्लेसिंग्स उसको चली जाती, गद्दी को चली जाती। इसलिए हमेशा जब भी आप सत्संग में, मंदिर में, कहीं भी पाठ करके बैठो, पाठ करके उठो, तो हमेशा उसको थैंक यू जरूर बोलो। लंगर का मैं आपको बताता हूँ। लंगर के लिए गुरुजी बोलते थे, ऐथे खाओ ते दवाई है, घर ले जाओ ते मिठाई है। गुरुजी वॉज वेरी क्लियर, जो प्रसाद में देता हूँ उधर ही खाना है। मेरी दादी को डायबिटीज थी, तो जब वो गुरुजी के पास चली, तो गुरुजी ने उनको बर्फी प्रसाद दिया, 4 पीस दिए। तो बहुत संगत आती थी, गुरुजी, वो मेरी दादी पीछे जाके बैठ गई प्रसाद लेके। एक छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल उसमें से उन्होंने खाया, और बाकी उन्होंने रख लिया कि बच्चों को खिला दूंगी, क्योंकि सिवियर डायबिटीज थी उनको बहुत, मतलब बिल्कुल इतनी 4 पीस मिठाई तो वो पूरे साल में नहीं खाती थी। सो गुरुजी तो जानी जान, उनको सब पता है। मेरी दादी सोच रही है भाई यार, मैं तो पीछे बैठी हूँ, गुरुजी को क्या पता चलना है। और गुरुजी को तो सबका सब कुछ पता होता था, वहीं से उन्होंने इशारे से उनको बुलाया, फिर आगे बुलाया, 4 पीस और दिए उनको बर्फी प्रसाद के, बोला ये ऐथे खानी है। अब मेरी दादी कंफ्यूज, क्या करें, 8 पीस बर्फी प्रसाद, डायबिटिक पर्सन के लिए तो वो जहर है। तो मेरी मम्मी से पूछा, मेरी मम्मी ने बोला गुरुजी ने बोला है अगर आप यहाँ पे खाते हो तो गुरुजी की गारंटी है कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत होके खाओ, इधर खाओगे दवाई है, आप खाओ। तो उन्होंने वो 8 पीस बर्फी प्रसाद के खा लिए, और उनकी डायबिटीज कंट्रोल में आ गई थी। जो दिन में 2 बार उनको इंजेक्शन लगती थी, वो उससे टैबलेट पे आ गई। जो चीज अनसुनी थी उस टाइम पे, बाद में अब तो खैर काफी कॉमन हो गया, उस टाइम पे अनसुनी थी। ये 2003-2004 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। वो चीज हो गई और उनकी वो इंजेक्शन बंद हो गई। तो तो जो विश्वास करेगा, जो गुरुजी की बात मानेगा, उसका तो बेड़ा पार ही है। शरद पवार आया था, कि कोई लेके आए थे शरद पवार को, उनको बहुत कैंसर था, तो गुरुजी ने चाय प्रसाद मंगाई उनके लिए, आई थिंक खुद गुरुजी ने पी थोड़ी और उनको दी कि ये पी ले। उनको डॉक्टर ने मना कर रखा था कि, क्योंकि माउथ कैंसर था, मुंह में छाले वगैरह बहुत थे, कि भाई आपने कुछ गरम मसालेदार ये सब नहीं खाना पीना बिल्कुल। उन्होंने थोड़ी सी जो भी पी ली, अब गुरुजी का मन रखने के लिए उन्होंने थोड़ी सी पी ली, बाकी उन्होंने अपनी वाइफ को दे दी। कुछ टाइम बाद वो चले गए, वॉट एवर चले गए। कुछ टाइम बाद गुरुजी ने पूछवाया कि पता करो क्या हाल है उनके। तो सेवादार ने जब पता किया, फोन वोन किया, आके उनको बताया गुरुजी को कि गुरुजी इंप्रूवमेंट है, उनकी कैंसर ठीक हुई है, पर पूरी ठीक नहीं हुई है। गुरुजी ने उस वक्त बोला, जितनी चाय पी ली उतना ठीक कर हो गए, जितनी छोड़ दी उतना रहेगा। अगर वो पूरी चाय प्रसाद पी लेते वहीं पे दरबार में जो गुरुजी ने दी थी, तो उनका पूरा कैंसर ठीक हो जाना। उन्होंने वो चाय प्रसाद छोड़ दी, तो उनका कैंसर। कभी भी आपको मंदिर में, सत्संग में प्रसाद मिलता है, प्लीज उसको फिनिश करो। ये मत देखो ये मीठा है, ये फ्राइड है, ये मैदा है, ये सब चीजें मत देखो, वो प्रसाद है। एक एक कण कण में उसके अंदर ब्लेसिंग्स है। उसको पूरा फिनिश करो, और वहीं फिनिश करके जाओ, घर मत लेके जाओ। आपके घर में अगर आपको बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, किसी के लिए लेना है, तो आप रिक्वेस्ट करके उनके लिए अलग से ले लो। पर जो आपको मिला है, आपके हिस्से का है, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भेजी है, उसको पूरा फिनिश करो, उसको घर मत लेके जाओ। अमृत वेले पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा। 2016 में गुरुजी की बहुत कृपा हुई, गुरुजी ने हमें अमृत वेले के बारे में बताया। अमृत वेला जब से हमने करना शुरू किया, उसके बाद तो जो जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बरसी हैं हमारे ऊपर, मैं जितना बताऊं अमृत वेले के बारे में उतना कम है। इतनी ब्लेसिंग्स हैं अमृत वेले, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, मैं बता ही नहीं सकता आपको। तो इंस्टेड ऑफ हम
गुरु जी का सर खाते हैं, गुरु जी मेरा काम कब करोगे, कम कब कब करोगे, कब करोगे। गुरु जी से बार बार हम मांगते रहते हैं, उनको परेशान करते हैं। उससे मच बेटर है आप कमाइयां करो, आप सेवा करो, सिमरन करो, आप अमृत वेला करो, आप शिवपुराण पढ़ो। गुरु जी ने शिवपुराण पे के लिए बोला था कि शिवपुराण जरूर पढ़ना चाहिए, कम से कम एक चैप्टर रोज पढ़ो। गुरु जी ने बोला है जो एक चैप्टर भी पढ़ेगा उसका उसको मैं मोक्ष दूंगा। तो इतनी इतनी अच्छी डील गुरुजी ने हमें सारी संगत को दी है, तो उसका फायदा उठाएं, शिव पुराण जरूर पढ़ें, अमृत वेला जरूर करें। गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जाप, जो गुरु जी ने मंत्र दिया था ओरिजिनल, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, उसका मंत्र जाप जरूर करें। बाद में खैर संगत ने अपनी तरफ से उसमें ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, संगत ने अपनी तरफ से उसमें जोड़ा है, जो आज की डेट में आप सुनते ही हैं। तो गुरु जी के मंत्र का जाप जरूर करें, बहुत शक्ति है उसके अंदर। सत्संग करें, जब सत्संग करते हैं गुरु जी कहते हैं शॉर्ट में सुनाई, अपनी प्रॉब्लम जो है उसको हमेशा शॉर्ट में सुनाओ, प्रॉब्लम को डिटेल में नहीं सुनानी है। हम बहुत डिटेल में पूरी कन्वर्सेशन, मैंने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, फिर ये करते हैं, उसको ऐसे नहीं सुनाना होता। गुरुजी 10-10 बार टोकते थे, शॉर्ट में सुनाई, 10-10 बार टोकते थे। 10 मिनट के सत्संग के अंदर 10-10 बार गुरुजी टोकते थे कि इसको शॉर्ट में सुनाई, शॉर्ट में सुनाई, शॉर्ट में सुनाई। तो गुरुजी चाहते थे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट में बिल्कुल बताओ, 2 लाइन में प्रॉब्लम बताओ, उसके बाद गुरुजी की जो ब्लेसिंग हुई है वो बताओ। तो वो प्लीज उस तरीके से ही सत्संग करें। सत्संग जब करते हो, आप होस्ट करते हो, सत्संग बिल्कुल सिंपल रखें, डेकोरेशन एकदम सिंपल रखें। लंगर गुरुजी कहते थे सेवादारों को ही बनाना है। गुड़गांव में एक बार सत्संग हुआ था, किसी संगत ने रखा था। फिर गुरुजी ने पूछा, उन किसी आंटी जो जिन्होंने वो अटेंड किया था उनसे पूछा कि सत्संग में गई थी, बोली। आंटी ने बोला हाँ जी गुरुजी। तो पूछा कैसा था सत्संग, लंगर में क्या था। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी उन्होंने तो लंगर में सिर्फ स्प्रेड रखा हुआ था, बफे जैसे होता है कि आप खुद डाल लो। गुरुजी कहते हैं ये तो पार्टी हो गई, ये सत्संग कहाँ था। तो लंगर को लंगर की तरह ही रखिए, सिंपल रखिए लंगर बिल्कुल, और लंगर की तरह ही उसको प्लेट में डाल के आप वैसे ही बरताइए। ये स्प्रेड लगाना और बफे ये सब ना करें, ये सत्संग का तरीका नहीं है। ये पार्टी का तरीका है, ये सत्संग नहीं है। सत्संग को सत्संग की तरह ही कीजिए, लंगर उसी तरीके से रखिए, डेकोरेशन सिंपल रखिए बिल्कुल, ताकि सारा फोकस गुरु जी के ऊपर हो। बस आई थिंक बहुत हो गया, मैंने बहुत टाइम ले लिया संगत का। आई थिंक आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी।